नमस्कार। कल फिजिक्स फर्स्ट ईयर के तृतीय पेपर विद्युत चुंबकत्व में हमने क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र के बारे में जानकारी की थी। अदिश के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी बात की थी। बस आज इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ा करके फिर अपने मूल विषय पर आ जाएंगे। अब आज हम आपको बता रहे हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में किस प्रकार से इस स्केलर प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी कार्य करना है, कार्य किया जाए, तो आप जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है वह बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका अर्थ है कार्य का मान ज्ञात करना है, अदिश गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। और नेट वर्क यदि हम लें तो हमें फिर इंटीग्रल डेल्टा डब्ल्यू करके हम कार्य के मान को ज्ञात कर सकेंगे। उसी प्रकार से शक्ति और बल में जो संबंध है वह भी अदिश गुणनफल के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति कहते हैं। अतः P = डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू का मान रखा तो यह हो गया वेक्टर F डॉट बी। इसका अर्थ हुआ कि एफ बी कॉस थीटा अथवा एफ और बी का जो अदिश गुणनफल है वह हमें पावर का मान देगा। विद्युत फ्लक्स का अर्थ है कि जो अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल अल्पांश है उनसे जो अदिश गुणनफल मिलेगा वह उस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। नेट फ्लक्स निकालना है, इसका मतलब इंटीग्रल करना पड़ेगा और यह हो गया इंटीग्रल डी फाई = इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए। यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डी ए क्षेत्रफल अल्पांश है। हम अपने तृतीय इकाई में अनेक स्थानों पर धारा और धारा घनत्व के बीच में संबंध लिखेंगे और इसमें जो संबंध होता है DI = J डॉट DA। इस प्रकार की कुछ एप्लीकेशंस है जो हम अपने पाठ्यक्रम में उपयोग में लेने वाले हैं। और दूसरा जो प्रोडक्ट का प्रकार है उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट कहा है। क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं कि यदि दो वेक्टर्स को गुणा करें और गुणा करने पर परिणाम एक सदिश राशि हो तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका जो मान है वह दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड और उन दोनों के मध्य में बनने वाले साइन के बराबर होता है। इसकी जो दिशा है वह दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें ये दोनों सदिश विद्यमान होते हैं। दिशा को ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के नियम यूज़ किए जाते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल कह लीजिएगा या दाएं हाथ का नियम कह लीजिएगा। उन दोनों से हम इसकी दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस बी, ध्यान रखें इन दोनों के बीच में क्रॉस लग रहा है और इसका मान है AB sin थीटा n कैप। n कैप यूनिट वेक्टर है जो इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। दिशा ज्ञात करने के लिए जैसा मैंने इस चित्र में बताया है हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल में जब हम स्क्रू को अक्ष को ए से बी की ओर घुमाते हैं तो घुमाने पर पेच जिस दिशा में चलता है वह दिशा तय करेगा। और उसी प्रकार से यदि हम राइट हैंड थंब रूल लें तो थंब रूल में राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उनको सदिश ए से बी की ओर मोड़ें तो सीधे अंगूठे की जो दिशा है वह दिशा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को व्यक्त करेगी। क्रॉस प्रोडक्ट के भी
कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा नज़र डाल लें। सदिश गुणनफल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कम्यूटेटिव नहीं होता जैसा कि डॉट प्रोडक्ट होता है, अर्थात इसमें क्रम विनिमय का गुणधर्म नहीं होगा। और हम आगे ये सिद्ध करने वाले हैं कि इनमें जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगाते हैं तो एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़ नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। लेकिन इसमें बंटन नियम की पालना होती है जिस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट में थी, और इसी प्रकार से हम इसके वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर का केस भी देख सकते हैं। यदि दो समांतर सदिश हैं और समांतर सदिश हैं, इसका मध्य हुआ कि वेक्टर ए और बी के बीच में जो बनने वाला कोण है वह थीटा है, जीरो है, तो निश्चित रूप से जो क्रॉस प्रोडक्ट का मान होगा वह जीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मान जीरो होने पर एक बात जो और निकल के आती है कि इकाई सदिश आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के सभी के मान जीरो होंगे। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो उस केस में यह मान 1 आया था। यदि सदिश लंबवत हैं, अर्थात उन दोनों के मध्य में बनने वाला कोण 90 डिग्री है, तो निश्चित रूप से जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मान अधिकतम होगा और वह मान वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90 होगा। साइन 90 1 होता है, इसलिए ए बी एन कैप होगा। इसमें हम यूनिट वेक्टर्स के जो रिलेशंस प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में होता है, आई क्रॉस जे बराबर के, आई जे के, इस प्रकार से साइक्लिक ऑर्डर होगा, जे के आई जे। और यदि इस क्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है तो एक ऋणात्मक चिन्ह अपीयर्ड होगा। बहुत आसान सी बात है, हम शॉर्टकट इस प्रकार से इसको याद भी रख सकते हैं, आई जे के आई और के आई जे। विपरीत क्रम में निगेटिव का प्रयोग करना है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सरसाइज सीख लें, क्योंकि अब इस अध्याय में आगे मेरे को डाइवर्जेंस, कर्ल और इनका सारा अभ्यास कराना है, इसीलिए मैंने सबसे पहले यह कार्य किया है। मान लीजिएगा हमने कहा वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर है बी जिसके कंपोनेंट जिसको लिखा गया है बी एक्स आई प्लस बी बाई जे प्लस बी जेड के। तो क्रॉस प्रोडक्ट के जो नियम हैं उन नियमों की हम पालना करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, यानी थीटा बराबर 0 होने पर यह मान 0 होगा और लंबवत होने पर साइक्लिक ऑर्डर की पालना करते हुए वह मान 1 होगा। तो आप देखिएगा हमने इस प्रकार से इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया है, और क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट हमें मिल गया है वो चूँकि दोनों वेक्टर है, जो रिजल्ट आ रहा है वह भी यूनिट वेक्टर आई जे के में आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो गुणनफल है वह भी एक सदिश राशि है। हम आसान तौर पे इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन दूसरा प्रकार जो होगा वो ये होगा कि हम इस फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। आप देखिएगा किस प्रकार से मैंने डिटर्मिनेंट इसको लिख दिया है। पहली पंक्ति हो गई है आई जे के, दूसरी पंक्ति हो गई है ए एक्स ए बाई ए जेड, तीसरी पंक्ति हो गई है बी एक्स बी बाई बी जेड। और इतना सब कुछ करने के बजाय अब इस डिटर्मिनेंट से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे हमने कहा एक्स कंपोनेंट, इसका मतलब आई से शुरू करना है और एक्स के बाद फिर जो दूसरा आना है वह क्या आना है, एक्स के बाद बाई और जेड। इसका मतलब हुआ पहले वेक्टर का बाई कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का जेड कंपोनेंट, यानी ए बाई बी जेड, और माइनस साइन करके इस ऑर्डर को हम रिवर्स कर दें। उसी प्रकार से जे लिखा है, इसका मतलब बाई कंपोनेंट हो गया, तो बाई के बाद पहले का जेड और फिर जेड के बाद एक्स। इस प्रकार से ए जेड बी एक्स माइनस साइन करके हम इस ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। और अंतिम जेड कंपोनेंट लिखना है। जेड कंपोनेंट का मतलब हुआ हम के लिखें और फिर आप देखिएगा जेड के बाद एक्स आएगा, बाई आएगा, और इस प्रकार से ये कंपोनेंट हो गया ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स के। तो इस प्रकार की जो ये एप्लीकेशंस है, यह
ज़रूरी है और इस प्रकार का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो मैं डाइवर्जेंस कर्ल कराने वाला हूँ और वेक्टर आइडेंटिटीज़ के जो रिलेशंस हैं हम उनमें इस रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात और, जिस प्रकार से हमने डॉट प्रोडक्ट के कई एप्लीकेशंस देखे हैं, चाहे वो वर्क हो, पावर हो, हाँ, उसी प्रकार से हम क्रॉस प्रोडक्ट की भी कुछ एप्लीकेशन अपने ध्यान में रख लें। जैसे हम जब टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क का मान दिया जाता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। इसका मतलब हुआ टॉर्क का मान भी क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जाएगा। ये सारी बातें जो बताई जा रही है आप 12th क्लास में सीखे हुए हैं, परंतु मुझे अपने इस विषय में इनका जगह जगह बहुत उपयोग करना है, इसलिए आपकी स्मृति में ये विषय ताज़ा हो जाए, स्मृति में बना रहे, बस इस हेतु ये प्रयास है। कोणीय संवेग करें तो कोणीय संवेग इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, स्थिति सदिश गुणा रेखीय संवेग। अगर हम लॉरेंज फोर्स निकालें, लॉरेंज फोर्स आपको ध्यान होगा किस प्रकार से होगा, QBB, क्योंकि जब कोई आवेश स्थिर है तो आप जानते हैं जब आवेश स्थिर है तो स्थिर होने पर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन जब आवेश गति करता है, गति करने पर फिर मान लीजिएगा उसका वेलोसिटी b है तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और उस केस में जो बल लगता है वो लॉरेंज बल लगेगा। लॉरेंज बल F इज इक्वल्स टू QBB बनेगा। Q बराबर चार्ज हो गया, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड F इज इक्वल्स टू फोर्स। यदि हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो कितना निकलेगा, L क्रॉस B। L लंबाई है, B चौड़ाई है। उसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो S इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर A क्रॉस B, वेक्टर A इज इक्वल्स टू आधार, B इज इक्वल्स टू आधार से ऊंचाई। और इस प्रकार के इस अभ्यास के बाद अब हम इस विषय को गति दे सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।